Hello students, welcome to online paper discussion sessions. नीट 2024 का 2 पार्ट ऑलरेडी हम कर चुके हैं डिस्कशंस. फिजिक्स का तीसरा पार्ट अभी डिस्कस करेंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. ये सिंपल सा क्वेश्चन सिंपल हार्मोनिक मोशंस का है. आपको एक सिंपल हार्मोनिक मोशंस का इक्वेशन दिया हुआ है एंड इस इक्वेशन के बेसिस पर एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए बोल रहा है. तो अगर आप कंपेयर कर लें कि x इक्वल टू a साइन एंड ओमेगा टी एन प्लस फाई यहाँ पर फेज डिफरेंस है. अगर आपने मीन पोजीशन से स्टार्ट नहीं किया है तो देयर विल बी फेज डिफरेंस. तो यहाँ पर अगर कंपेयर करें तो ये मीटर में है, तो एम्पलीट्यूड कंपेयर करेंगे तो डायरेक्टली आपका 5 मीटर आ गया एंड ओमेगा की वैल्यू पाई है. तो ओमेगा अगर आपका पाई है तो ओमेगा को आप 2 पाई अपन कैपिटल टी लिख सकते हैं, दैट इज द पाई. तो टी का वैल्यू 2 सेकंड आ सकता है. तो 5 मीटर एंड 2 सेकंड इज द करेक्ट आंसर, यानी कि 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर. नेक्स्ट ये कह रहा है कि ए थीन फ्लैट सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस इतना इज प्लेस्ड जेंटली ओवर द सरफेस ऑफ द वाटर. And if surface tension of the water is then the excess force required to take it away from the surface. तो surface tension से related ये भी questions formula based है. आप अगर surface tension देखें तो हम force per unit length लिखते हैं. force को surface tension और multiplied by length लिखेंगे. and अगर बबल होगा तो वहां पर 2 लेयर्स होगा तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पर वाटर से रिलेटेड है तो सिंगल लेयर है. प्लस अगर देखें जैसे मान लीजिए कि आपका कोई रेक्टेंगल है, तो अगर आप इसको सरफेस पर रख रहे हैं तो ये L है और ये B है, तो ये लेंथ और वेट ये वाटर से कांटेक्ट में है तो सभी आर्म्स पर फोर्स लगेगा, यानी कि जो टोटल लेंथ हो जाएगी वो 2L प्लस बी हो जाएगा. तो आपको पूरा लेंथ लेना है. तो अब हमारे क्वेश्चंस में ये कह रहा है कि एक फ्लैट सर्कुलर डिस्क है एंड दिस इज ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर. तो जो इसका सरकमफेरेंस है वो आपका लेंथ हो जाएगा. अगर इसकी रेडियस r ले लें तो वाटर एंड डिस्क का 2 पाई आर लेंथ जो है वो कंट्रैक्ट में है. तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो फोर्स विल बी इक्वल टू सरफेस टेंशन एंड लेंथ की जगह पर 2 पाई आर लिख सकते हैं. एंड सरफेस टेंशन की वैल्यू 0.07 दिया हुआ है, तो 7 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू 2 एंड पाई हम रखते हैं. एंड आर देखिए कितना दिया हुआ है, ये 4.5 सेंटीमीटर है. तो दिस इज 4.5 and into 10 to the power -2. एंड अगर यहाँ पर चाहो तो 7 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू 2 एंड इसकी जगह पर 22/7 लिख देते हैं तो थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा. एंड मल्टीप्लाइड बाई 4.5 एंड मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -2. तो यहाँ से 7 एंड 7 को कैंसिल कर दिए तो ये कितना हो गया. हमें आंसर को मिली न्यूटन में बोलना है. तो आपका 19.8 मिली न्यूटन सही आ जाएगा. नेक्स्ट यहाँ पर अगर देखें तो गेट से रिलेटेड है. द आउटपुट y ऑफ द गिवन लॉजिक गेट इज सिमिलर टू द आउटपुट. तो यहाँ पर अगर देखें तो ये नॉट गेट के इक्विवेलेंट है एंड दिस इज ऑल्सो नॉट गेट, ये भी आपका नॉट गेट है. तो अगर हम A दे रहे हैं तो यहाँ पर A कॉम्प्लीमेंट आएगा एंड यहाँ पर B कॉम्प्लीमेंट आएगा. एंड पहले और में इस कॉम्प्लीमेंट का प्लस होगा पहले एंड फिर उसका कॉम्प्लीमेंट होगा. यानी कि आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर इसको ब्रेक कर दें तो ये ऐसा है.
तो यहाँ पर हमारा ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट है, तो यहाँ पर जो आएगा वो दैट विल बी ए कॉम्प्लीमेंट एंड प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, एंड जो यहाँ पर आएगी वो ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट एंड होल का कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब आपका जो y है दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट एंड होल का कॉम्प्लीमेंट। तो अगर आप इसको ब्रेक कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट डॉट बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, एंड ये ए डॉट बी हो जाएगा, एंड ये एंड गेट के इक्विवेलेंट हो जाएगी। नौ आप चाहो तो इसको ट्रुथ टेबल बना के भी कर सकते हो। जैसे आप ए को 0 ले रहे हैं तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, ये मान लीजिए 1 है तो ये 0 आ जाएगा, उसकी और की ऑपरेशन करके कॉम्प्लीमेंट लगा देना है, तो उससे भी कर सकते हैं आप। नेक्स्ट, assertions A and assertion B, assertion A and assertion R. Potential at any axial point at 2 meter distance from the center of the dipole is this, and V is equal to where R is the, तो आप अगर देखेंगे तो अगर ये सपोज करिए डायपोल मोमेंट है, तो इससे r डिस्टेंस पर एक्सियल पॉइंट पर जो फील्ड होती है दैट इज इक्वल टू 2kp अपॉन r क्यूब, एंड पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट आप kp cos थीटा की जगह r स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर थीटा 0 है तो जनरल में cos थीटा लगा सकते हैं, यहाँ पर थीटा हमारा 0 है। तो assertion में कह रहा है पोटेंशियल एट एनी पॉइंट 2 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल मोमेंट P जो 4 इंटू 10⁻⁻6 कूलम मीटर है, तो यहाँ पर निकाल लो तो V विल बी इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 एंड 4 इंटू 10⁻6 जो क्वेश्चंस में गिवन है, एंड R इज 2 मीटर, तो ये 4 हो जाएगा, तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज 9 इंटू 10⁻3 वोल्ट। तो अगर फर्स्ट ऑप्शन देखें तो ये सही हो सकता है, ये बिल्कुल सही हो सकता है, एंड प्लस माइनस भी हो सकता है। यहाँ पर थीटा अगर डायपोल मोमेंट ये है तो यहाँ पर थीटा 0 होगा, उतना ही डिस्टेंस अगर इस साइड लेंगे तो थीटा पाई हो जाएगी, तो कॉस पाई की वैल्यू -1 हो जाएगा। तो ये बिल्कुल सही कह रहा है, फर्स्ट एसर्शन आपका सही है। अब यहाँ पर देखें तो v इज टू प्लस माइनस 2kp बाय r स्क्वायर, तो ये तो गलत हो गया क्योंकि 2kp बाय ये तो एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए होता है, पोटेंशियल के लिए तो ओनली kp बाय r स्क्वायर होता है, तो आपका रीजन गलत हो गया। तो a इज ट्रू एंड r इज फॉल्स, ये हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट, ये व्हील रोटेशनल मोशन से रिलेटेड है। इफ लीनियर स्पीड v in the direction shown, which one of the following option p and q के लिए करेक्ट है। अगर देखें हैं तो रोलिंग है, तो अगर इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है एंड इसकी लीनियर वेलोसिटी v है एंड इसकी रेडियस r है, तो आपको जो vp होगा दैट विल बी इक्वल टू v प्लस ओमेगा r, एंड प्योर रोलिंग में चाहे तो इसको आप 2v एंड इक्वल टू 2 ओमेगा r भी लिख सकते हैं, क्योंकि प्योर रोलिंग के लिए आपका v इक्वल टू ओमेगा r रिलेशन फुलफिल होता है। अब एंड q के लिए अगर देखें तो vq अगर देखें तो यहाँ पर वेलोसिटी v इस डायरेक्शन में होगी लेकिन ओमेगा r तो इस डायरेक्शन में होगा,
यहाँ पर दोनों सेम डायरेक्शंस में है, तो यहाँ पर v माइनस ओमेगा आर हो जाएगा। तो प्योर रोलिंग के लिए इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है। तो पॉइंट p मूव स्लोअर देन पॉइंट q, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। पॉइंट मूव्स फास्टर देन पॉइंट q, ये सही हो सकता है। एंड बोथ द पॉइंट्स p एंड q मूव द इक्वल स्पीड, तो ये गलत हो जाएगा। एंड पॉइंट p है 0 स्पीड, तो पॉइंट q का 0 स्पीड है, p का नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसका मतलब 2 जो है वो ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट, a parallel plate capacitor is charged by connecting to a battery through a resistor. If I is the current in the circuit, then in the gap between the plates. तो ये फिर से डिस्प्लेसमेंट करंट से रिलेटेड है। यहाँ पर किसी रेसिस्टेंस के थ्रू से आपने एक बैटरी को कनेक्ट किया है एंड ये कंडक्शंस करंट है। इसकी वैल्यू आई को लेने के लिए बोल रहा है। तो और डिस्प्लेसमेंट करंट ड्यूरिंग चार्जिंग होता है एंड उस रीजन में होता है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग होती है। तो यहाँ पर इस रीजन में हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट है एंड किसी भी पॉइंट्स पर डिस्प्लेसमेंट करंट एंड कंडक्शन करंट ये ऑलवेज इक्वल होता है। जब चार्जिंग की प्रोसेस खत्म हो जाएगी तो कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट दोनों जीरो होगा। ड्यूरिंग चार्जिंग प्रोसेस यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट करंट होगी एंड डिस्प्लेसमेंट करंट को अलग से भी निकालते हैं। उसके लिए आप लिखते हैं दैट इज एप्सिलॉन नॉट डी एंड फाई ई अपॉन डी टी, ऐसा लिखते हैं आप। तो गैप में देयर इज नो करंट, ये गलत हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल टू आई फ्लोज इन द सेम डायरेक्शन एज आई, ये सही है। डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल टू आई फ्लोज इन डायरेक्शन अपोजिट, ये गलत हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन, ये भी गलत है। तो आपका 2 ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, द प्रॉपर्टी व्हिच इज नॉट ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवलिंग इन द फ्री स्पेस इज दैट दे आर ट्रांसवर्स इन नेचर। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में सही कह रहा है। ट्रांसवर्स का मतलब हो गया कि डायरेक्शंस ऑफ प्रोपगेशंस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट करता है उसमें, तो ये ऑप्शन सही है। एनर्जी डेंसिटी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द एनर्जी डेंसिटी इन द मैग्नेटिक फील्ड, ये भी सही हो सकता है। दे ट्रैवल विथ ए स्पीड इक्वल टू दिस, वैक्यूम में ये करता है, तो वैक्यूम में ये सही होगा। अदरवाइज इन जनरल जो स्पीड होगी दैट विल बी इक्वल टू म्यू एंड एप्सिलॉन का अंडर रूट हो जाएगा। दे ओरिजिनेट फ्रॉम चार्जेस मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, तो ये गलत है। विच इज नॉट ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, नॉट है, तो इसका ऑप्शंस मतलब आंसर के हिसाब से 4 ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि ये दोनों सही है, 4वां गलत है, तो गलत चूज करने के लिए बोल रहा है। देखिए, आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करता है। ये जेड है, ये वाई है, ये एक्स डायरेक्शन से, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। एंड अगर चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड होगा वो टाइम के साथ चेंज नहीं करेगा, यानी कि दैट विल नॉट बी बिकम द सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। ऑसिलेटिंग या एक्सीलरेटिंग चार्ज जो है दैट विल बी द सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो आपका 4th ऑप्शन गलत है, तो इस क्वेश्चन का आंसर 4 होगा। नेक्स्ट, a small telescope has an objective of focal length 140 centimeter and eyepiece of 5 centimeter. The magnifying power of the telescope for viewing distant object अगर देखें तो अगर आप टेलीस्कोप के लिए देखें तो जो मैग्निफिकेशंस है दैट इज -f0 अपॉन fe, ये आपका नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए है। नॉर्मल एडजस्टमेंट में जो फाइनल इमेज है वो आपका इन्फिनिटी पर है। एंड दूसरा जो है दैट इज -f0 अपॉन fe एंड 1 प्लस fe बाय d, ऐसा होता है। तो
आप पहले वाले केसेस को लगा के देखो, हम मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, निगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि फाइनल इमेज स्टिल इज इन्वर्टेड। तो मैग्निफिकेशन अगर देखें तो एफ नॉट हमारा 140 है एंड ये 5 है, तो ये कितना आ गया, ये 28 आ गया। इसका मतलब हमारा 2 ऑप्शंस करेक्ट हो जाएगा। एंड अगर ये ऑप्शंस नहीं होता तो हम इसको करके देखते, क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये मेरे ख्याल से सही है। यहाँ पर अगर देखें कि करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, 2 हीटर ए एंड बी है, पावर रेटिंग 1 किलोवाट एंड 2 किलोवाट। Those two are first connected in series and then in parallel to a fixed power source. The ratio of the power outputs. तो आपको ये कह रहा है कि 2 हीटर है, तो पहले केसेस में दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। एंड मान लीजिए ये P1 है, ये P2 है, एंड P1 का वैल्यू 1 किलोवाट एंड P2 का वैल्यू 2 किलोवाट क्वेश्चंस में गिवन है। तो अगर इस दोनों को सीरीज में रख करके आप अगर सर्किट में इसको यूज करें तो नेट पावर कंजम्पशन कितना होगा, ये फाइंड करने के लिए बोल रहा है आपको। नेक्स्ट फिर से देखिए, ये करंट सिटी का क्वेश्चन है। यहाँ पर 2 हीटर है, दोनों का ए एंड बी, एंड उसकी पावर रेटिंग 1 किलोवाट 2 किलोवाट दिया हुआ है। इस दोनों हीटर को एक बार वो सीरीज में कनेक्ट कर रहा है, एक बार पैरेलल में कनेक्ट कर रहा है। तो रेशियो ऑफ पावर आउटपुट्स फॉर दिस 2 केसेस ये पूछ रहा है। अब अगर इसको आप पहले केसेस में सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं दोनों हीटर को, एंड एक का पावर P1 है, एक का पावर P2 है, तो P1 इक्वल टू 1 किलोवाट दिया हुआ है एंड P2 इक्वल टू 2 किलोवाट दिया हुआ है। तो अगर इसको आपने सर्किट में ले लिया तो इक्विवेलेंट पावर फाइंड करने के लिए, P सीरीज के इक्विवेलेंट को फाइंड करने के लिए आप ऐसा फार्मूला लगा सकते हो कि 1/PS इक्वल टू 1/P1 एंड प्लस 1/P2। मैं इसको डिस्कस भी कर देता हूं, लेकिन आप डायरेक्टली इस फार्मूले को यूज कर सकते हैं, 1/1 एंड प्लस 1/2। तो दिस इज इक्वल टू 3/2 किलोवाट। एंड दूसरे में इसी को वो पैरेलल में कनेक्ट कर रहा है, जैसे ये P1 है एंड दिस इज लेट P2, एंड इसको आपने फिर से मेन सर्किट में कनेक्ट कर दिया है। तो इक्विवेलेंट पावर इन पैरेलल ऐसे लिख देते हैं। आप डायरेक्टली P1 प्लस P2 यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1 + 2 3 किलोवाट आ जाएगा, एंड इस दोनों का रेशियो लेंगे तो 1/2 आ जाएगा। जैसे 3/2 एंड डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। इसका मतलब ये आंसर सही हो जाएगा। अब मैं ये डिस्कस कर देता हूँ कि यह ऐसा कैसे होगा। जैसे मान लीजिए कि P1 की रेसिस्टेंस R है एट वोल्टेज V, मतलब V वोल्टेज पर इसकी पावर रेटिंग P1 है, एंड P2 की रेसिस्टेंस R2 है एट द सेम वोल्टेज V। तो आप यहाँ पर P1 को V² लिख सकते हैं एंड P2 को V² लिख सकते हैं। एंड हमने उसको सीरीज में मान लीजिए कनेक्ट किया है। दिस इज P1 एंड P2, रेसिस्टेंस R1 एंड R2, एंड इसको आपने सीरीज में कनेक्ट कर लिया है। तो सीरीज में करंट सेम होगा, तो यहाँ का पावर रेटिंग हो जाएगी I² R1 एंड यहाँ पर I² R2। तो सीरीज में इक्विवेलेंट पावर रेटिंग अगर देखें तो I² R1 एंड प्लस I² R2। इसके बेसिस पर अगर हम I² कॉमन ले लें तो यहाँ पर बचेगा R1 एंड प्लस R2, एंड I जो है वो V/R, यहाँ पर जो करंट होगी वो सप्लाई वोल्टेज डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 होगा, एंड इसका स्क्वायर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा V² एंड R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, एक कैंसिल हो जाएगा तो ये R1 प्लस R2 बच जाएगा। तो अब आप क्या करो, इसको इन्वर्स कर लो, तो 1/P विल बी इक्वल टू
R1 एंड प्लस R2 एंड V स्क्वायर, तो ये हो जाएगा R1 अपन V स्क्वायर एंड प्लस R2 बाई V स्क्वायर एंड ये आपका 1/P1 हो जाएगा एंड प्लस 1/P2 हो जाएगा। तो ये फार्मूला रेडी हो जाएगा 1/P इक्वल टू 1/P1 प्लस 1/P2। लेकिन इसको प्रूव करने की नीड नहीं है, आप डायरेक्टली इस को यूज़ करो। ये फार्मूला तभी नहीं हो सकता है जब पावर रेटिंग जिस पर पावर की रेटिंग दिया हुआ है एंड सप्लाई वोल्टेज डिफर कर रहा हो। हमने सेम सप्लाई वोल्टेज लेकर के कैलकुलेट किया है, ये फार्मूला इजीली लगा सकते हैं। नेक्स्ट, थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड है। द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स द टीवी ग्राफ and as three pressure P1 and P2 and P3 as compared to the Charles law represented as dotted। तो आपको देखें अगर यहाँ पर आप PV इक्वल टू NRT लिख सकते हैं। तो यहाँ से P इक्वल टू NR एंड T/V हो जाएगा एंड T/V जो है वो ग्राफ का स्लोप है, यानी कि आपका प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लोप के बराबर है। तो फिगर में अगर देखें तो यहाँ पर ये एंगल इस एंगल से छोटा है और ये एंगल सबसे बड़ा है, ये यहाँ तक है और ये एंगल यहाँ तक है, ये एंगल यहाँ। तो इसका मतलब स्लोप ऑफ फर्स्ट इज ग्रेटर, दैट्स वाई P1 इज ग्रेटर। इसका मतलब P1 ग्रेटर होगा P2 से एंड ग्रेटर होगा P3 से, ऐसा होना चाहिए। यानी कि सेकेंड ऑप्शन हमारा नहीं सॉरी, P1 फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। P1 ग्रेटर देन P2 एंड P3। इसमें कुछ नहीं है, आपका जो P है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लोप है एंड इसका एंगल ये है, ये एंगल बड़ा है और ये एंगल बढ़ता जा रहा है। तो ऑप्शन सही है फोर्थ। नेक्स्ट, द वेलोसिटी टाइम प्लॉट ऑफ ए मोशन ऑफ ए बॉडी। सिंपल सा क्वेश्चन है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का दिया हुआ है, वेलोसिटी और टाइम के ग्राफ के बेसिस पर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ डिनोट करना है। अब अगर देखें तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता है एंड एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है एंड जीरो भी हो सकता है। एंड इफ VT ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी। इसका मतलब अगर सपोज करो कि ये T1 है और ये T2 है, तो T1 से T2 तक एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम होगा एंड यहाँ पर स्लोप पॉजिटिव है, तो T1 से T2 तक ग्राफ जो होगा वो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगी, कांस्टेंट होगी। तो आप अगर देखेंगे तो सिंगल एक ही चॉइस में है, थर्ड ऑप्शंस में है, यहाँ पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। अब यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर T3 टाइम ले लें तो यहाँ पर स्लोप जीरो है। तो इसका मतलब T2 से T3 में एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए, तो वो एक्सेलरेशन जीरो, यहाँ पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव, यहाँ पर जीरो दिखा रहा है। एंड ये अगर T4 टाइम ले लें तो T3 से T4 तक में ये स्लोप निगेटिव है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। इसका मतलब थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, अब यहां पर चूज द करेक्ट सर्किट व्हिच कैन अचीव द ब्रिज बैलेंस। व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड है, लेकिन यहां पर अगर देखोगे तो डायोड लगा हुआ है। अब इसमें देखें डायोड का ये साइड P है और वो नेगेटिव से कनेक्ट कर रहा है। इसका मतलब दिस डायोड इज इन रिवर्स बाइस, तो यहां पर करंट फ्लो नहीं करेगा। इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। यहां पर देखोगे तो निगेटिव इस साइड है, निगेटिव यहां पर लगा दिया है, तो फिर से ये जो P टाइप है वो फिर से निगेटिव पर चला गया, ये फिर से रिवर्स बाइस आ गया, यानी कि ये फिर से गलत हो गया। अब अगर देखें तो इस केसेस में शॉर्ट सर्किट कर दिया है, यानी कि यहां पर कोई रेसिस्टेंस ओनली 5 ओम होगा।
तो इस केसेस में अगर देखें 5 ओम, तो 15/5 3 हो गया एंड 10/10 1 हो गया, तो ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। अब अगर फर्स्ट फिगर में अगर देखें, अगर आप फर्स्ट फिगर में देखो तो 10 डिवाइडेड बाय 15 इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 5 एंड प्लस रेसिस्टेंस ऑफ द डायोड अगर ले लें, ये फॉरवर्ड बाइस में होने के बावजूद भी डायोड की कुछ न कुछ रेसिस्टेंस हो सकती है। तो यहां से अगर देखें तो ये कैंसिल हो गया, तो यहां से आर डी की वैल्यू 15 - 5 यानी कि 10 ओम हो गया। तो अगर इसके फॉरवर्ड बाइस की रेसिस्टेंस 10 ओम आ जाए तो ये 10 एंड प्लस 5 15 हो जाएगा, तो उस केसेस में बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज हो जाएगी। यानी कि 1 वाले ऑप्शंस में आप कंडीशंस ऑफ बैलेंस ब्रिज को अचीव कर सकते हैं, लेकिन बाकी में अचीव नहीं कर सकते हैं, इसके लिए 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, सिंपल पेंडुलम से रिलेटेड है। द मास ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज इंक्रीज टू थ्राइस ओरिजिनल मास एंड इट्स लेंथ इज मेड half of its original length, then new time period of oscillation is x/2 times the original time period, then the value of x अगर देखें तो टाइम पीरियड के लिए आप फॉर्मूला यूज करते हैं 2π√L/G। तो इस फार्मूले में अगर देखें तो हमारा मास का कोई कंट्रीब्यूशंस नहीं है, तो मास ऑफ द बॉब इज मेड थ्राइस, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। एंड लेंथ को हाफ कर दिया है, तो जब न्यू टाइम पीरियड लिखेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 2π√L/2G। तो ये कितना हो जाएगा, ये T/√2 हो जाएगा। एंड न्यू टाइम पीरियड को वो x/2 टाइम्स तो ओरिजिनल टाइम पीरियड लेने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ पर x/2 t इक्वल टू T/√2 लेने के लिए बोल रहा है, तो यहाँ से t एंड t कैंसिल हो जाएगा। सो x विल बी इक्वल टू 2/√2, यानी कि दैट बिकम्स द √2 ओनली। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पर का ग्रेविटेशन चैप्टर से ये क्वेश्चन है। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च ए सैटेलाइट ऑफ मास m फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ ऑफ मास m रेडियस r इन ए सर्कुलर ऑर्बिट एट एन अल्टीट्यूड ऑफ 2r फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। अल्टीट्यूड यानी कि हाइट। अगर देखें, ये सपोज करिए कि r रेडियस है, यानी यहां से यहां तक है, एंड अगर कोई m मास यहां पर इस ऑर्बिट में मूव कर रहा है, तो इसके पास अगर इसकी मास m है तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होगी एंड काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो इस कंडीशंस में अगर आप टोटल एनर्जी देखें तो दैट विल बी इक्वल टू -Gmm/r एंड प्लस हाफ mv0² एंड v0² को आप लगा सकते हैं, जैसे Gmm/r² इक्वल टू mv0² ले सकते हैं। तो v0 आपका gm/r का अंडर रूट हो गया, स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो ये gm/r आ गया। तो इससे आपका टोटल एनर्जी कितना हो गया, -Gmm/2r, ये टोटल एनर्जी हो गया। अब मैं क्वेश्चंस में देखें अगर, तो ये कह रहा है कि ये एक प्लेनेट है जिसकी मास m है और इसकी रेडियस r है एंड इसको 2r अल्टीट्यूड है। अब ये कह रहा है कि यहां पर इस मास को हम कितना एनर्जी दें ताकि उसको इस ऑर्बिट में लॉन्च कर सकें। तो हम सिंपल सा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे यहां पर। तो यहां पर अगर देखें, अगर उसकी मास m है तो हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा रहे हैं सिंपली, तो -Gmm/r एंड प्लस मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी हमने दिया जिसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है, एंड यहां पर अगर इसको इस ऑर्बिट में लॉन्च करना है तो इसके पास ऑर्बिटल वेलोसिटी भी होगी एंड पोटेंशियल एनर्जी भी होगी।
तो इसके बेसिस पर टोटल एनर्जी मैंने अलग से निकाल दिया है। तो यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ के टोटल एनर्जी के बराबर होगा, तो दैट इज -G एंड 2 एंड रेडियस ऑफ द ऑर्बिट देखेंगे तो यहाँ पर रेडियस ऑफ द ऑर्बिट ये r है, तो r + 2r 3r हो जाएगा, तो यहाँ पर 3r लिख सकते हैं। तो इस काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -G डिवाइडेड बाय 6r एंड प्लस G डिवाइडेड बाय r। G कॉमन ले लो तो -1/6 एंड +1 हो जाएगा, तो ये 5/6 G एंड होल डिवाइडेड बाय r आ जाएगा। तो 5/6 G/r ये कंसेप्ट हो जाएगा, बिल्कुल नॉर्मल कंसेप्ट है। आगे बढ़ते हैं। A sheet is placed on a horizontal surface in front of a strong magnetic pole. A force is needed to hold यहाँ पर देखें अगर कि अगर किसी सीट को आप मैग्नेटिक पोल के फ्रंट में रख देते हैं तो क्या होगा। यहाँ पर अगर देखें, जैसे ये मान लीजिए सीट है, अगर एक एटम को देखें तो न्यूक्लियस के सराउंडिंग डिफरेंट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन से रिवॉल्व करता है, जिससे करंट आएगी एंड करंट आएगा तो दिस विल बिकम द सोर्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। इसके पास मैग्नेटिक मोमेंट आ गया, इसका मतलब एक एटम इज इक्विवेलेंट टू ए टाइनी मैग्नेट एंड एटम एज ए टाइनी मैग्नेट को ऐसे रिप्रेजेंट किए, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। एटम इज इक्विवेलेंट टू ए टाइनी मैग्नेट। अब अगर ये सीट देखेंगे तो इसमें मिलियंस एटम होंगे and each atom is equivalent to a tiny magnet but their magnetic moment are in random orientations, इसीलिए नेट मैग्नेटिक मोमेंट अभी 0 है। लेकिन अगर आप इसको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस मैग्नेटिक मोमेंट पर टॉर्क लगेगा, जो कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शंस में अलाइन करने की कोशिश करेगा। यहाँ पर अलाइन फुल्ली भी हो सकता है, पार्शियली भी हो सकता है, लेकिन अब इसकी मैग्नेटिक मोमेंट 0 नहीं है। इसका मतलब जब हम किसी नॉर्मल मटेरियल्स को, नॉर्मल मैग्नेटिक मटेरियल्स को अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो टेम्पोरली वो मैग्नेट बन जाता है। अब अगर क्वेश्चंस में देखें तो ये कह रहा है कि मान लीजिए कि हमारा ये एक नॉर्थ पोल है एंड इसके फ्रंट में हमने एक सीट को रखा, तो इसके मैग्नेटिक फील्ड के कारण ऐसा होगा, तो इस दोनों में फोर्स लगेगा। वो फोर्स अट्रैक्शन या रिपल्सन कुछ भी हो सकता है, लेकिन फोर्स लगेगा। इसका मतलब अगर अट्रैक्शंस है तो वो सीट को ड्रॉ करने की कोशिश करेगा, रिपल्सन है तो दूर जाने की कोशिश करेगा। तो इसका मतलब हमें एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर लगाना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर लगाना पड़ेगा टू होल्ड दिस सीट एट द सेम प्लेस। तो कह रहा है कि a seat is placed on a horizontal surface in front of a strong magnetic pole. A force is needed to hold the seat if magnetic. तो ये तो बिल्कुल सही है। नॉन मैग्नेटिक है तो ये इसमें गलत हो जाएगा। मूव द सीट अवे फ्रॉम द पोल विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट इज कंडक्टिंग। तो जो इफेक्ट अभी हुआ है वो वही होगा। अगर इसको मूव करेंगे तो फिर से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने की कोशिश करेगा, तो उसमें इंड्यूस्ड करंट आएगी जो एडी करंट के फॉर्म में आएगा। यहां पर दूसरे केसेस में अगर देखें, क्योंकि ये सॉलिड है, अगर ये सिंगल ऐसा होता तब करंट एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज हो सकता था। तो अगर ये सीट को अगर आप अवे मूव कर रहे हैं तो इसमें एडी करंट सेटअप होगी, डिफरेंट डायरेक्शंस में एडी करंट इंड्यूस्ड करंट है जो लेंज लॉ के हिसाब से जिसके कारण फ्लक्स चेंज हो रहा है उसको अपोज करेगा। इसका मतलब इस केसेस में भी आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा टू होल्ड इट एट, टू मूव इट एट यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्योंकि फोर्स लगेगा तो उसकी वेलोसिटी चेंज करेगी। इसीलिए इस वाले केसेस में भी इसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करने के लिए फोर्स की नीड पड़ेगी। तो सी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट। नॉन कंडक्टिंग नॉन पोलर है तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया, यानी कि ए सी करेक्ट हो गया। तो ए एंड सी जो है इस ऑप्शन में हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट,
यहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट्स का है, सिंपल सर्किट में ओनली कैपेसिटर है, जैसे एल एंड आर नहीं है, तो आपको पीक करंट फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पर अगर देखें तो आप पीक करंट को लिख सकते हैं पीक वोल्टेज डिवाइडेड बाय एक्सी, एंड ये आरएमएस वोल्टेज है 220 वोल्ट, तो वी आर एम एस इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन √2। तो इससे आपका वी नॉट कितना हो गया, 210 √2 आ गया। अब एक्सी का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, तो एक्सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी एंड इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई, एंड फ्रीक्वेंसी देखिए 50 हर्ट्ज दिया हुआ है, तो इंटू 50, एंड सी कितना दिया हुआ है 10 माइक्रोफेराड यहाँ पर। तो दिस इज 10 एंड 10 टू द पावर -6, तो 10 टू द पावर 6 को हम ऊपर ले रहे हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 टू द पावर 6, एंड इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो पाई इंटू 100 इंटू 10, एंड इसको आप 10 टू द पावर 3 पाई लिख सकते हो। तो यहाँ पर आप एक्सी का वैल्यू यहाँ पर डाल दीजिए, सो दैट इज द 10 टू द पावर 3 एंड इंटू पाई, तो एक जीरो तो कैंसिल कर ही सकते हैं, तो यहाँ पर 2 बच गया। अब ये कितना हो गया, तो 60 एंड ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट हो जाएगा, 0.93 एम्पियर। नेक्स्ट, a metallic bar of Young's modulus itna and coefficient of linear thermal expansion this, length 1 meter and area of cross section is heated from 0 to 100 degrees C without expansion or bending, the compressive force develop in it। अगर देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर सपोज करिए अगर हम इस रॉड को इस पोजीशंस में हीट करें, तो ये एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा, और उसकी एक्सपेंशन को ये रिजिड सपोर्ट्स होल्ड कर रहा है, जिसके कारण ये कंप्रेसिव फोर्स लगा रहा है एंड इसकी एक्सपेंशन को रोक रहा है। तो आपको कितना कंप्रेसिव फोर्स डेवलप हुआ ये वैल्यू पूछ रहा है ये। तो अगर देखें आप, तो यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो स्ट्रेस will be equal to Young's modulus and multiplied by strain, एंड यहाँ पर अगर देखें तो आप एल डैश को लिख सकते हैं एल एंड 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, तो एल को इधर ले आए, तो एल डैश डिवाइडेड बाय एल एंड -1 विल बी इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। तो ये आपका डेल्टा एल डैश डिवाइडेड बाय एल हो गया, दैट इज द अल्फा डेल्टा टी, एंड ये स्ट्रेन है आपका। एंड यहाँ से अगर स्ट्रेस इज टू फोर्स पर यूनिट एरिया लिखें, तो दैट इज द यंग्स मॉडुलस एंड मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा स्ट्रेन की जगह पर अल्फा डेल्टा टी लिख सकते हो, ये मल्टीप्लाई है, अल्फा डेल्टा टी लिख सकते हैं। तो जो कंप्रेसिव फोर्स होगा दैट इज द यंग्स मॉडुलस ए अल्फा डेल्टा टी, ये हमारा फार्मूला निकल जाएगा। अब ये फार्मूला निकल गया है, तो आप सिंपली इसकी वैल्यू को फिट कर दीजिए। तो हमें कंप्रेसिव फोर्स पूछा है, तो एफ इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इज 0.5 इंटू 10 टू द पावर 11 इंटू ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 10 टू द पावर -3, alpha is 10 to the power -5 per degree C, and delta T is 100। तो ये हो गया 0.5 एंड मल्टीप्लाइड बाय 13 में से 8 चला गया, तो ये 10 टू द पावर 5। तो
इसको आप 50 इंटू 10⁻³ न्यूटन के फॉर्म में लिख सकते हो। तो 2 ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, मैग्नेट से रिलेटेड है। ए आयरन बार ऑफ लेंथ L has magnetic moment M. It is bent in the middle of its length such that its two arms makes an angle 60 degree with each other. The magnetic moment of the new magnet is. अब अगर देखें यहाँ पर, जैसे सपोज करिए कि ये आपका ये मैग्नेट है, इसकी लेंथ L है -m एंड m, तो इसकी मैग्नेटिक मोमेंट को आप पोल स्ट्रेंथ और मल्टीप्लाइड बाय L लिख सकते हैं। अब इन्होंने क्या किया है कि इसके मिडिल में इसको बेंड कर रहा है एंड दूसरे आर्म्स को टर्न्स करके उस दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री ला रहा है। तो अगर आप देखें तो यहां पर उसने इस तरह से टर्न किया, ये M है और ये मिड पॉइंट है O, एंड दूसरी एंड को इस तरह से ले आया, तो ये -m यहां पर आ गया और ये एंगल 60 डिग्री हो गया। अब ये L/2 है और ये L/2 है। तो अब इसकी अगर मैग्नेटिक मोमेंट्स निकालेंगे तो एक्चुअल में ये वाली लेंथ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये लेंथ कितना हो जाएगा, इसमें आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो। यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए, ये 90 डिग्री है, दिस इज 90 डिग्री, तो ये x है, तो ये x हो जाएगा। इसका मतलब मैग्नेटिक मोमेंट्स को हम m मल्टीप्लाइड बाय 2x लिख सकते हैं। एंड ये अगर 30 डिग्री है तो आप sin 30 इक्वल टू x डिवाइडेड बाय L/2 लिख सकते हैं। तो ये 1/2 हो गया, तो x का वैल्यू हो गया L/4। तो यहां पर अगर हम फिर से फेड करें, अगर यहां पर देखें तो m मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय L/4, तो ये कितना हो गया, m L/2 आ गया। एंड पहले से कंपेयर करें तो फर्स्ट मैग्नेटिक मोमेंट इज ml, तो इसके बेसिस पर अगर देखें तो ये m/2 हो जाएगा। सो द न्यू मैग्नेटिक मोमेंट विल बी m/2, तो इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, कैपेसिटर से रिलेटेड है। इफ द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल कैपेसिटर कनेक्टेड टू ए बैटरी आर मूव्ड क्लोज टू ईच अदर, देन द चार्ज स्टोर इन इट इंक्रीजेज, द एनर्जी डिक्रीजेज। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर टू ए बैटरी एंड मूव क्लोज टू ईच अदर। अब अगर देखें, ये कह रहा है कि ये मान लीजिए आपने बैटरी से कनेक्ट कर दिया है और ये D है, तो आपका जो कैपेसिटेंस होता है दैट इज एप्सिलॉन नॉट A/D, एंड आप प्लेट को क्लोज कर रहे हैं, तो इसका मतलब D डिक्रीज कर रहा है। D डिक्रीज करेगा तो कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा, कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा तो C ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब यहां पर देखें तो V, तो Q डैश विल बी इक्वल टू C डैश V, तो आपका C इंक्रीज कर रहा है तो आपका चार्ज भी इंक्रीज करेगा, तो चार्ज स्टोर्ड इन इट इंक्रीजेस। एंड हाफ CV² से अगर कैपेसिटेंस इंक्रीज कर रहा है तो एनर्जी स्टोर्ड इन इट डिक्रीजेस, तो ये गलत हो जाएगा, वो भी इंक्रीज करेगा। रेशियो ऑफ चार्ज टू इट्स पोटेंशियल रिमेन्स द सेम, तो ये सही कह रहा है क्योंकि बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी कनेक्टेड होगा तो चार्ज अपन रेशियो, चार्ज एंड कैपेसिटेंस का रेशियो ऑलवेज V होगा, तो आपका D ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है।
and the product of charge and voltage increases. Charge and voltage, product of charge and voltage, so that will be equal to CV, तो ये CV स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका C इंक्रीज कर रहा है, तो ये भी कह सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज इंक्रीजेस, क्योंकि आपका Q तो इंक्रीज कर ही रहा है ना, तो E भी हो सकता है ना, तो इसका मतलब ACDE होना चाहिए। एक बार रेशियो ऑफ चार्ज टू इट्स पोटेंशियल, नहीं, रेशियो ऑफ चार्ज टू इट्स पोटेंशियल, तो दैट इज CV/C, तो ये C बच गया, तो C जो है वो तो इंक्रीज कर रहा है ना, तो D ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो ACE हो जाएगा, तो ACE ऑप्शन इज द करेक्ट, ये 2 सही हो जाएगा। देखिए फिर से यूनिट्स एंड डायमेंशंस का है, आपको फोर्स इज इक्वल टू दिया हुआ है दिस, द फैक्टर विच इज डायमेंशनल लेस इफ अल्फा एंड बीटा आर कांस्टेंट, तो इसमें से कौन सा टर्म डायमेंशनल लेस है, तो आपको डायमेंशन लिख करके ये क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप देखें अगर, तो F इज गिवन टू यू अल्फा टी स्क्वायर एंड प्लस बीटा टी, तो ये डायमेंशनली आप सेम क्वांटिटी को ऐड कर सकते हैं, तो ये टर्म जो है फोर्स के बराबर है एंड ये टर्म भी फोर्स के बराबर है। तो अगर अल्फा इज इक्वल टू F अपॉन टी स्क्वायर, तो बीटा विल बी इक्वल टू F/T। अब अगर अल्फा एंड बीटा को हम मल्टीप्लाई करें, तो ये 1/T हो जाएगा। यहां पर देखें, आप अल्फा को बीटा से डिवाइड करो, तो ये 1/T हो जाएगा, तो अल्फा अपॉन बीटा एंड मल्टीप्लाइड बाय टी कांस्टेंट हो जाएगा ना, दिस इज कांस्टेंट, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, तो अल्फा बाय बीटा इंटू टी ये कांस्टेंट हो जाएगा, आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पर हमें इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए MLT माइनस 2 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर इतना बड़ा नहीं करना चाहिए, आप सिंपली उसके कंपेयर से कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन इसका मतलब बिल्कुल सही है। एंड अगर देखें तो यहाँ पर हमारा 2024 का जो क्वेश्चंस है वो लास्ट कर रहा है, एंड क्वेश्चंस के डिस्कशन से ये बिल्कुल क्लियर है कि अगर एक दो क्वेश्चंस को छोड़ दें तो ये सामान्य रिविजन्स के बेसिस पर, सामान्य प्रिपरेशन के बेसिस पर अब नीट को के फिजिक्स के पेपर को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नीट का पेपर, फिजिक्स का पेपर टफ नहीं है, एंड स्टूडेंट्स को जितना कंफर्ट जूलॉजी एंड बॉटनी में है उतना ही कंफर्ट वो फिजिक्स में हो सकता है। सिंपल कंसेप्ट को फोकस करके अगर प्रिपरेशन कर रहा है तो ये हो सकता है। अगर कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट्स का अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक्स वगैरह की कंसेप्ट को अगर समझना चाह रहा है तो वो डिस्क्रिप्शंस में मेंशन कर सकता है, एंड कंटिन्यू टू सब्सक्राइब चैनल। Thank you.